जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं फिर से आप सबों के सामने हाजिर हूँ पंचायती राज का पार्ट 2 वीडियो लेके। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना रखा है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी जाकर के देखिए। तो इससे पिछले क्लास में हमने देखा था कि पंचायती राज के से जुड़े हुए जो भी समिति थी उनमें हमने बलवंत राय मेहता समिति को समझ रखा था दोस्तों। उसके बाद फिर हमने अशोक मेहता समिति को भी समझ रखा था, जीवीके राव समिति समझ रखा था। अब आ रहे हैं एल एम सिंघवी समिति हम लोग पढ़ना है। तो पिछला कुछ रिकैप हम लोग कर लेते हैं, जो पढ़े हैं उसको फटाफट एक सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की क्लास के लिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बहुत काम का चैनल है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और यानी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में। ठीक है, हमने देखा था कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1957, याद रखिएगा 1957 में गठन हुआ था। और बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना का सिफारिश किया था। गांव स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत समिति यानी जिला स्तर पे, जिला स्तर पे जिला परिषद। देखिए कौन कौन स्तर, 3 स्तर कौन कौन है। देखिए गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्तरीय पंचायत यानी पंचायती राज पद्धति का सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, जिसका गठन 1957 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद, आप जानते हैं ना राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन जो है 19 यानी स्थापना 1952 में हुआ था, वही राष्ट्रीय विकास परिषद जो योजना आयोग को क्या करता था, रेगुलेट करता था। योजना आयोग जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे दोस्तों, उसको रेगुलेट कौन करता था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। तो बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 1957 में हुआ था, इसकी सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1 साल के बाद मतलब 1958 में 1958 में क्या किया, स्वीकार किया था। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। क्लियर है। और ये भी याद रखिएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति जो है ये किसके द्वारा सिफारिश किया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने पढ़ा था वो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के अनुसार पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। क्लियर है। अब आपको कमेंट में ये चीज़ बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के बाद पूरा देशव्यापी जो है बुनियादी ढांचे सेम रखने, बुनियादी ढांचा वही था जो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, उसके हिसाब से पूरे देश का जो अलग अलग राज्य जो है अपने तरीके से पंचायती राज व्यवस्था का जो है स्थापना किया। तो आपको ये बताना है कि तमिलनाडु ने कौन सा स्तर का पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने कौन सा अपनाया और राजस्थान ने कौन सा अपनाया, ये आपको कमेंट में बताना है। कहने का मतलब तमिलनाडु द्विस्तरीय, 3 स्तरीय या चतुर्थ स्तरीय, वेस्ट बंगाल द्विस्तरीय, 3 स्तरीय या चतुर्थ स्तरीय, ऐसे करके आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। ठीक है, आते हैं आज का टॉपिक में। अगर पिछले क्लास को आप नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर जाके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है यानी पार्ट 2 में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एल एम सिंघवी समिति। ठीक है, एल एम सिंघवी समिति। देखिए 1986 में इसका गठन हुआ था। सबसे पहली बात याद रखिएगा, एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। एल एम सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में राजीव गांधी जी द्वारा यानी राजीव गांधी की सरकार द्वारा गठन किया गया था। इनका मकसद क्या था, तो मकसद क्या था जरा देखिए। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में किया। ठीक है, एल एम सिंघवी की एक अध्यक्षता में किया। इन्होंने जो सिफारिश पेश की, कौन, एल एम सिंघवी ने जो सिफारिश पेश की, वो सिफारिश अब देखिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, राजीव गांधी सरकार द्वारा एल एम सिंघवी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अशोक मेहता का जो समिति है वो मतलब किस सरकार द्वारा वो समिति का गठन किया गया था। ठीक है,
अशोक मेहता समिति 19 मैं बता देता हूँ 1977 में उसका गठन किया गया था। आपको सरकार का नाम बताना है, ठीक है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में गठन हुआ था, राजीव गांधी सरकार थे। लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में किया। तो जब समिति का गठन हो गया तो वो अपना सिफारिश भी चिपकाएंगे ना दोस्तों, क्योंकि पूरा जो समिति है वो सिफारिशें चिपका रहे हैं, है ना। अब देखिए इन्होंने क्या बताया भाई, क्या बताया। पहला देखिए इंपॉर्टेंट बात है, पहला क्या इन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये सवाल खूब पूछा जाता है और भर भर की प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की सिफारिश की है। आपको ऑप्शन दे देगा तो आपको टिक करना है एल.एम. सिंघवी। ये याद रख लीजिए, पूछा जाता है कि एल.एम. सिंघवी समिति ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण यानी प्रोटेक्शन की भी बात की है ना। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। अगर भारत के संविधान में, एक बात आपको तो पता ही होगा भैया, अगर भारत के संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है मूल संविधान में और नया अध्याय को जोड़ना है या अध्याय को हटाना है, उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो संविधान संशोधन ही है। आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक रूप से मान्यता दीजिए और उसका संरक्षण भी जरूरी है, और इस कार्य करने के लिए आपको संविधान में एक नया अध्याय को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कौन बताया? एल.एम. सिंघवी ने। स्थापना कब हुआ था, गठन कब हुआ था? 1986 में। सरकार का नाम क्या है? राजीव गांधी सरकार। इससे उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुल्लंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इससे पंचायती राज निकास के नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी। इन्होंने चुनाव के बारे में भी बताया, इनकी सिफारिश इस तरह की कुछ थी। दूसरा पढ़िए, इन्होंने बताया कि गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए, है ना, न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को किसने कहा था कि बिना जड़ की घास है। बिना जड़ की घास का जो संज्ञा है किसने दिया था? पंचायती राज व्यवस्था को। उसी तरीके से यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, किसने? तो एल.एम. सिंघवी ने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसे बताया? तो ग्राम सभा को बताया। किसने बताया? तो एल.एम. सिंघवी ने बताया। गठन कब हुआ? तो 1986 में हुआ। किस सरकार द्वारा हुआ? तो राजीव गांधी सरकार द्वारा हुआ। इतना बात आप याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं थुंगन समिति। अब है थुंगन समिति। देखिए इसका गठन 1988 में हुआ। तो 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई, ठीक है। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति ने कुछ अनुशंसाएं की जो इस प्रकार है, आप उसे देखिए क्या है। इन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो कि एल.एम. सिंघवी साहब ने पहले ही कह चुका है। इन्होंने भी रिकमेंड किया कि भैया पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। देखिए गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। आप बताइए सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था? तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता साहब ने किया था, जिसका स्थापना 1957 में हुआ था, है ना। और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का क्या किया था? सिफारिश किया था। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं भैया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। धुरी मतलब देखिए, धुरी मतलब एक्सल, धुरी मतलब एक्सल। धुरी मान लीजिए ये आपका धुरी है, जिला परिषद को नहीं कहा, धुरी है। इसका मतलब जो ग्राम पंचायत है और पंचायत समिति है इसके आसपास काम करेंगे, यानी ये धुरी यानी एक्सल ये हुआ और इसके आसपास काम करेंगे। तो इनडायरेक्टली ये कहना ये चाह रहा है कि जिला परिषद को प्रोमिनेंट पावर होना चाहिए। जिला परिषद को क्या होना चाहिए? प्रोमिनेंट पावर होना चाहिए। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बता रखा है भैया कि जिला परिषद पे विशेष जोर जो है, विशेष कृपा जो है किनका था?
किनकी सिफारिश का था? तो अशोक मेहता साहब जिला परिषद पे एक विशेष जोर दे रहे थे। इनडायरेक्टली थुंगन समिति भी यही कह रहे हैं। देखिए, जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। क्लियर है? आगे पढ़िए। इसे जिला में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। क्लियर है? चौथा पॉइंट देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने जितना भी समिति पढ़ा है, किसी ने भी पंचायती राज संस्थाओं के का कार्यकाल के बारे में नहीं बताया। सिर्फ थुंगन समिति ने बताया कि पहली बार बताया कि पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसको आप नोट डाउन करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा समिति पहली बार ये सिफारिश किया था कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए? तो आंसर होगा क्या दोस्तों? थुंगन समिति। कौन होगा? थुंगन समिति। क्लियर है? 5वां नंबर पॉइंट देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। देखिए, राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होना चाहिए। बात सही है भैया। 7वां नंबर पॉइंट देखिए, पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। अब 8वां नंबर पॉइंट देखिए, थुंगन समिति याद रखेगा 1988 में इसका क्या हुआ? स्थापना हुआ था। पंचायती राज की तीनों स्तरों पर, तीनों स्तरों मतलब समझ रहे हैं ना, त्रिस्तरीय की बात इन्होंने कहा है, जो बलवंत राय ने पहले कह चुका है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। यानी पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से, किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए और महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस समिति के सिफारिश के द्वारा किया गया था? तो थुंगन समिति याद रखना है भैया। देखिए 9वां नंबर, और ये भी याद रखिएगा कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। और थुंगन समिति ने ही बताया था कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित होना चाहिए। इन्होंने बताया कि हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। अब बताइए, राज्य वित्त आयोग की गठन होना चाहिए। आपको बताएंगे कि 243 आई में आर्टिकल 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। और राज्य वित्त आयोग का गठन का काम, यानी राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है हर एक 5 वर्ष में। और उसका काम क्या है? उसका काम है कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण, पात्रता बिंदु तथा विधियां तय करना उसका काम है। आप ये समझिए ना, पंचायती राज संस्थाओं को वित्त लेन देन का काम जो है वो क्या कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। आर्टिकल 243 आई में है। आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिला का कलेक्टर होगा। इन्होंने बताया कि जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे वो जिला के कलेक्टर होंगे। इन्होंने ये बताया। थुंगन समिति स्थापना 1988 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गॉडगिल समिति क्या है। गॉडगिल समिति कम पूछता है, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो हम लोग इतना प्रिपेयर रहें कि इसका भी आंसर दे सकें। गॉडगिल समिति देखिए, गॉडगिल समिति जो है 1988 में वीएन गॉडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था, वीएन गॉडगिल की अध्यक्षता में। इस समिति इस पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं 1957 से ये जो पंचायती राज का जो लफड़ा है भैया, ये 1957 से 1988 तक आ गया है। प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है। मतलब सब समिति आ रहा है, 10 गो सिफारिश चिपका दे रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर कोई और दे रहा है। समस्या क्या था? समस्या ये था भैया कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा था। कब तक? जब तक इसमें संवैधानिक मान्यता इसको जब तक नहीं मिला। अब जानते हैं इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ 1992 में। अभी संवैधानिकरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो गॉडगिल समिति का स्थापना 1988 में हुआ। कब हुआ? 1988 में हुआ। थुंगन समिति भी 1988 में ही हुआ। कांग्रेस पार्टी द्वारा गॉडगिल समिति का गठन किया गया था। और किस लिए किया गया था? कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। आप स्टडी कीजिए और हमें बताइए। तो गॉडगिल साहब ने, वीएन गॉडगिल ने कुछ रिकमेंडेशन किया। रिकमेंडेशन मतलब अनुशंसाएं की। और वो अनुशंसाएं क्या है जरा देखिए। उन्होंने बताया
कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो भैया ये LM सिंघवी साहब ने कह चुका है, थुंगन साहब ने भी कहा है। तो ये बार बार आप देख रहे हैं संवैधानिकरण पे अब जोर दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। 1957 से हो रहा है, आखिर पूरे देश में लागू क्यों नहीं हो रहा है? समस्या छिपा है कहाँ पे? तो संवैधानिकरण में छिपा हुआ है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं थुंगन साहब ने पहले ही कह दिया ये बात। फिर इन्होंने चौथे पॉइंट बताया कि पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। लो भाई, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए तीनों स्तरों के सदस्यों का। इन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। बात सही है भैया। छठे में बताया कि पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे तथा उन्हें कार्यान्वित करेंगे। बहुत बढ़िया भैया। 7वें पॉइंट इन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को कर यानी टैक्सेस तथा ड्यूटीज यानी लगान वसूलने तथा जमा करने के अधिकार होना चाहिए। 8वें पॉइंट बताया इन्होंने कि एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को वित्त का आवंटन करे। 243I आर्टिकल 243I में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्यपाल के द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है। आगे देखिए 9वें पॉइंट में उन्होंने बताया कि एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाए। अब देखिए यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान जो है, राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान जो है, इससे पहले कोई समिति ने नहीं करा। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस समिति ने पहली बार राज्य चुनाव आयोग की स्थापना के बारे में सिफारिश किया जो पंचायतों के चुनाव संपन्न कराता है? तो वह है गॉडगिल समिति। 1988 में इसका स्थापना हुआ, कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। क्लियर है भैया? आगे बढ़ें। अब देखिए इन्होंने बताया कि गॉडगिल समिति की ये अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण पर का आधार बनी। अब ये जो सारे गॉडगिल समिति जो अनुशंसाएं दी, उस अनुशंसाएं को जब स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया, पढ़ा गया, तो ऐसा महसूस हुआ कि बिना संविधान संशोधन विधेयक को लाए हुए ये नहीं हो सकता। मतलब ये जो अनुशंसाएं को देखा गया, ये अनुशंसाएं ही आधार बनाया गया संविधान संशोधन विधेयक के। इस विधेयक का लक्ष्य था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। अब देखिए, अब धीरे धीरे आप आ रहे हैं ना, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संवैधानिकरण, है ना। अब पंचायती राज जो इतने दिनों से तड़प रहा था 1957 से, अब उसको अपना संवैधानिकरण यानी अब उसको संविधान में अधिकार मिलने जा रहा है। अब देखिए संवैधानिकरण इतना ऐसा नहीं था कि PV नरसिम्हा राव ने डायरेक्ट किया, उससे पहले भी प्रयास किया गया है। वो प्रयास को थोड़ा एक बार बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि संवैधानिकरण का बैकग्राउंड था क्या। देखिए सबसे पहले राजीव गांधी सरकार की पहल थी। LM सिंघवी, आप जानते हैं LM सिंघवी की जो है LM सिंघवी, अगर बात करें इसका गठन कब हुआ था आपको पता है ना? 1986 में। कौन किया था? और कौन किया था? राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था। अब देखिए LM सिंघवी समिति के उपरांत यानी 1986 में इन्होंने गठन हुआ था, उसके उपरांत अनुशंसाएं की प्रतिक्रिया राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु 1989 में, याद रखिएगा कब? 1989 में। कब? 1989 में। 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। यद्यपि अगस्त 1989 में लोकसभा में यह विधेयक पारित भी हो गया। देखिए कह रहा है कि LM सिंघवी समिति के रिपोर्ट के बाद राजीव गांधी सरकार ने 1989 में एक विधेयक लोकसभा में पेश किया और ये लोकसभा में पारित भी हो गया। लेकिन राज्यसभा में ये विपक्ष का जोरदार इसका क्या हुआ? बहिष्कार हुआ, विरोध किया गया इस विधेयक को, और राज्यसभा में यह पारित नहीं हो पाया। इस विधेयक का जो है विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। विरोध करने की वजह क्या था? क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। तो राजीव गांधी इसमें क्या हो गए? सफल नहीं हो पाए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से सफल नहीं हो पाए। अब उसके बाद आते हैं VP सिंह सरकार। VP सिंह सरकार 1989 में VP सिंह सरकार के प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यालय संभाला
और शीघ्र ही घोषणा की कि वह पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत प्रदान करेगी। और जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्री का 2 दिन का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में यह संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया। मतलब सरकार ही नहीं रहा, 1990 में यह विधेयक समाप्त हो गया। यानी वीपी सिंह सरकार, देखिए राजीव गांधी सरकार ने भी पहल किया संवैधानिक दर्जा देने के लिए, वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि राज्यसभा में वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। फिर 1990 में वीपी सिंह सरकार ने कोशिश किया, है ना, लेकिन संशोधन विधेयक पारित भी हुआ, लोकसभा में पेश भी किया गया, लेकिन लोकसभा में संविधान विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिर जाने की वजह से यह विधेयक जो है विधेयक ही समाप्त हो गया। अब आते हैं भैया कौन, मेन हीरो, जिसका ये जो क्रेडिट जो जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किसने दिया, अब उसकी बारी है। पीवी नरसिम्हा राव, देखिए नरसिम्हा राव सरकार ने, पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। ठीक है, देखिए 1989 से कांग्रेस विचार कर रही है। अब प्रधानमंत्री कौन है, नरसिम्हा राव हैं। इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा, जिसपे विपक्ष विरोध कर रहा था। आप जानते हैं ना, राजीव गांधी जब 1989 में लोकसभा में पारित कर दिए, राज्यसभा में पारित नहीं कर पाए क्योंकि विपक्ष का जोरदार विरोध था, क्योंकि विपक्ष का कहना था कि ये जो प्रावधान है इससे केंद्र और मजबूत हो जाएगा। तो नरसिम्हा राव ने क्या किया कि जितने भी विवादास्पद प्रावधान थे उनको हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। ठीक है, देखिए संविधान संशोधन अधिनियम कब का है ये, तो 1992 के, और पारित कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए याद रखिएगा कि 24 अप्रैल यानी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या, 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस, है ना, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभाव में आया। कौन, पंचायती राज को संवैधानिकरण करने की जो प्रावधान थी वो क्या आया, प्रभाव में आया 24 अप्रैल 1993 को। और ये अधिनियम कब का है, तो 1992 का अधिनियम है। और लोकसभा में ये प्रस्ताव कब आया, तो 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधक विधेयक प्रस्तुत किया गया और ये विधेयक 1973 में संविधान संशोधन था। ये अधिनियम 1992 के है, रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभाव में आया। अगर आपसे पूछे कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित कब हुआ, तो 1992 में, और लागू कब हुआ, तो 1993 में, लोकसभा में कब इसे पेश किया गया, तो 1991 में। ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको एक अचानक नहीं पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ते जाएं। फिर एक वीडियो आएगी, है ना, इसमें हम लोग कल पढ़ेंगे कि जो 73वें संविधान संशोधन है, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बीच से इसका जो है पूरा डिटेल से सवाल पूछा जा सकता है, यानी पूछता ही है ना। आप जानते हैं कि पंचायती राज से संबंधित जो है कितने विषय हैं, अनुसूचियाँ क्या है इसमें, है ना। 11वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो क्या है, उसके बाद फिर 243A से, आप जानते हैं 243A से लेकर के 243O तक इसमें जो है क्या है, इसमें 243A से यानी 243A से 243O तक आर्टिकल्स हैं। वो आर्टिकल्स को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, है ना, पूरा। उसके बाद फिर हम लोग जो है ये विशेषता देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन का विशेषता क्या है, चुनाव कैसे होता है, शक्ति और कार्य क्या है ना, छूट क्या क्या दिया गया है, लेखा परीक्षण क्या होता है, 11वीं अनुसूचियाँ क्या है, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अधिनियम के उद्देश्य क्या थे, तो हम लोग ये सभी देखने वाले हैं, सभी हम लोग एक डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बने रहिए।
पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसे आप एक नोट डाउन करेंगे कॉपी में और बार बार रिवीजन करेंगे। शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत, कमेंट कीजिए जो भी, और जो भी मैंने सवाल पूछा है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, है ना। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, आप हमारी वीडियो को देखने के लिए और आप अपनी तैयारी को एक नए अंजाम तक पहुंचाने के लिए, रिजल्ट तक ले जाने के लिए, है ना, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।